देखिए इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है द स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले का। और ये हम देखते हैं तो 1850 से 1947 की बात हम यहां पर करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी एडी। इंडिया उस समय 17th सेंचुरी की बात करें, अंग्रेजों के आने से पहले की बात है। इंडिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी था एंशियंट एंड मीडिएवल में। मीडिएवल क्या होता है? मध्यकालीन भारत। एडीबीसी समझते हैं? बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी होता है, मतलब आफ्टर क्राइस्ट। एक बीसीई भी हो सकता है। बीसीई एंड बीसी ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। उसको लिखने के तरीके दोनों ने जो किया। बीसीई पढ़ा कभी आपने? क्या होता है वो? बिफोर कॉमन एरा, दैट इज सेम। अगर मैं बोलूंगा ना आपको 18, मान लो एग्जांपल जस्ट, मान लो मैंने बोला 500 बीसी एंड 500 बीसीई, दैट मीन सेम। हिंदी में जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ ईसा पूर्व बोलते थे इसको, बीसी को, राइट। अब क्या चल रहा है? अब एडी चल रहा है। इन्होंने ना क्रिश्चियन कैलेंडर बनाया कि जब क्राइस्ट के जन्म से पहले बीसी था, उसके बाद फर्स्ट ईयर से उन्होंने एडी स्टार्ट कर दिया। हमारा हिंदी कैलेंडर जो होता है वो संवत में चलता है, वो अलग चलता है, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता ना। तो ये जहां पर वर्ड है याद रखना। कह रहे इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी था दुनिया की। जैसे हम आपने सुना होगा, हम सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को। प्रोस्पेरियस एंड सेल्फ रिलायंट। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट। हम उस समय आत्मनिर्भर थे। और इट इज बिलीव टू बी हैव कंट्रोल बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ। मतलब 1/4 और 1/3 के मतलब 25 से समझ रहे हैं, 33% हमारे कंट्रोल में होती थी। तभी तो हमारे देश में इतने बाहर के लोग आए। देखिए कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो रूल करने के लिए हमारे यहाँ पे आने की कोशिश ना की हो। हर तरह के लोग यहां पर आए। एग्रीकल्चर वाज आवर डोमिनेंट ऑक्यूपेशन, बट मेन सोर्स तो हमारा था वो था स्किल ऑफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन। हमारे आर्टिस्ट आज भी हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। कलाकृति हमारे देश में आज भी मशहूर है। मैन्युफैक्चरर, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल दुनिया भर में सबसे हमारे यहां चल रही है। वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल आज भी चल रही है इनफैक्ट। चलिए अब इनिशियली हम इकोनॉमिक्स में भी इनकी बात करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूं, एंशिएंट फिलोसफी मेरी क्या कहती है? एंशिएंट फिलोसफी मेरी कहती है, एक मिनट बच्चों, एंशिएंट इकोनॉमिक फिलोसफी की बात करते हैं। हमारे देश में इसको बोलता है इकोनॉमी को अर्थशास्त्र, रिटन बाय कौटिल्य और यू कैन से चाणक्य। मैंने बताया था ना, चाणक्य साहब ने जब बुक लिखी अर्थशास्त्र, उन्होंने अपना नाम क्या रखा वहां पर? कौटिल्य। अर्थशास्त्र इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट इन द जॉनर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। स्टेटक्राफ्ट होता है कैसे एक सरकार, एक राज्य चलाया जाए। इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सुना होगा, बहुत महान शासक थे। उनको इन्होंने सारा कुछ सिखाया और अपनी किताब में भी लिखा। It was a handbook for King Chandragupta Maurya, founder of Mauryan Empire, containing directive as to how to reign over the kingdom and encouraging the direct action in addressing political concern without regard for ethical consideration। कहता है एथिक्स को खराब किए बिना कैसे एक राजनेता, राजा, यू कैन से ए किंग कैसे शासन करे, वो इन्होंने समझाया अर्थशास्त्र के अंदर। अर्थ इज नॉट जस्ट अ वेल्थ अलोन। इन्होंने कहा अर्थ, देखो अर्थ का मीनिंग वैसे पैसा होता है। इन्होंने कहा यहां पर अर्थ खाली वेल्थ नहीं है, रादर ये मेटीरियल वेलबींग भी करता है। जैसे ना देखो हमारी दुनिया में क्या पढ़ाते हैं, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। एडम स्मिथ ने कहा वेल्थ, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा वेल्थ प्लस वेलफेयर। तो चाणक्य ने पहले ही कह दिया था कि इसमें वेल्थ नहीं आएगी, साथ में क्या आएगा? वेलफेयर। तो अर्थशास्त्र इज ए साइंस ऑफ अर्थ और मेटीरियल प्रोस्पेरिटी, दैट मीन्स वेल्थ एंड द लैंड। वेल्थ एंड द, पैसा भी और सबके पास लैंड भी रहे। देखिए एमसीक्यू ऐसे ही आएंगे इसमें। अर्थशास्त्र मींस ए, बी, सी बोथ, डी नन। मेजर फोकस था इनका फ्रूटफुली मेंटेनिंग एंड यूजिंग द लैंड। देखो यहां पर लैंड का मतलब है कि एक राजा के पास कितना शासन है, कितना राज्य है। आपने देखोगे एंशियंट इंडिया में, खाली वैसे तो हम अपनी बात करें, पूरी दुनिया का इतिहास ही कहता है झगड़े हुए हैं सारे। राजा महाराजा कैसे रूल करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, दूसरे कंट्रीज में जाते थे, बड़े बड़े युद्ध होते थे। तो लैंड का ही मुद्दा है सारा।
और कौटिल्या ने रोबस्ट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लिए। इन्होंने कहा एबंडेंस हार्वेस्ट होनी चाहिए, फसल ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि सरकार का खजाना बढ़े, राज्य का खजाना बढ़े। टैक्सेस जो इक्वल थे प्राइवेट और स्टेट उनके लिए, वो फेयर होने चाहिए। देखो उस जमाने में ये कह रहे थे टैक्स फेयर होने चाहिए। हम इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, फेयर का मतलब है नॉर्मेटिव। फेयर का मतलब क्या है? नॉर्मेटिव। ट्रू किंगशिप होनी चाहिए, यानी कि रूलर का सबऑर्डिनेशन होना चाहिए अपने डिजायर का और एम्बिशन का, ताकि वो लोगों का अच्छा कर सके। मतलब राजा को अपना अच्छा नहीं सोचना, किसका सोचना है? जनता का। किसका सोचना है? प्रजा का। कंसर्न फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हिज सब्जेक्ट। कह रहा कि ना राजा की पॉलिसी ऐसी हो, राजा का ध्यान हो कि सबका भला हो। जैसे कहते हैं ना मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। एंड द प्रिजर्वेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द गुड वाज कंप्राइज्ड ऑफ 7 वाइटल एलिमेंट्स। 7 चीजें बनाई इन्होंने। 7 चीजें एक शासन को चलाने के लिए जरूरी है। पहला कौन? किंग। दूसरा उसके मिनिस्टर। फार्मलैंड्स, आपकी खेती की जगह। फोर्ट्रेस, आपके जंगल्स वगैरह। ट्रेजरी, खजाना। मिलिट्री एंड द आपके आपसे जुड़े हुए। देखिए आपने देखा होगा एक राजा दूसरे राजा से संधि करता था, मित्रता करता था, जैसे आज भी हम करते हैं। पड़ोसी राज्यों से दोस्ती भी करनी है, क्योंकि देखिए होगा क्या, आप अपने राज्य में कुछ भी अच्छा करो, आपका पड़ोसी रोज परेशान करके, जैसे हमारे वाला करता है थोड़ा थोड़ा, तो आपको डिस्टर्बेंस होगी या नहीं होगी? तो पड़ोसियों को भी शांत रखना जरूरी है। दीज आर द 7 एलिमेंट्स गिवन बाय कौटिल्य। चलो ये तो वो बातें होगी जो पुराने जमाने में बताई गई। अब जो मैं ब्रिटिश एरा बता रहा हूं ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर हमारे यहां पे आगे ब्रिटिश पीपल, अंग्रेज आगे। कहते हैं ना अंग्रेजों ने हमारे यहां बहुत सालों तक क्या किया? राज किया। ब्रिटिश रूल को हमने 2 सब पीरियड में बांटा है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1757 से 1858 तक थी। उसके बाद उन्होंने यहां पर सरकार ही बना ली थी अपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? हम हमेशा आपको बताते हैं अंग्रेज यहां पर बिजनेस करने के नाम पे आए थे, बिजनेस करते करते उन्होंने हमारे यहां पर कंट्रोल करके अपनी सरकार ही बना दी यहां पर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आई हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। उसकी वजह से रॉ मेटेरियल की आवश्यकता पड़ी, उनको मार्केट भी चाहिए थी फिनिश गुड्स की। देखो सामान इतना बन रहा है, रेवोल्यूशन आ गई, उनको 2 चीजें चाहिए, एक तो कच्चा माल कहां से लाएं और बना हुआ माल कहां पर बेचे। तो उन्होंने क्या किया? इंडिया को उठा लिया, इंडिया का फॉरेन ट्रेड बदल दिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने ये तो इतिहास में। क्या बेचने आए थे वो हमारे यहां पर? फिनिश गुड्स। कौन सा? इनिशियली अंग्रेज जब यहां पर आए क्या व्यापार करने आए थे ना, क्या बेचने आए थे हमारे? जूट और मसाले भी बेचने आए थे। इंडियन एक्सपोर्ट जो था फिनिश गुड्स का, देखिए ध्यान से, अब ये लाइन है, शायद एक दिन क्लास में चर्चा भी हुई थी। उन्होंने क्या किया? फिनिश गुड्स पर लगा दिया हैवी टैरिफ। हैवी टैरिफ का मतलब टैक्स, टैरिफ मतलब टैक्स, और इंपोर्ट पे लगा दिया लो टैरिफ। मतलब डिस्क्रिमिनेशन करे। वो पता क्या कह रहे हैं कि इंडिया बाहर ना भेज पाए। आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो हम वहां पे महंगा टैक्स लगाएंगे, इंपोर्ट पे नहीं लगाएंगे। ताकि ना वो चाहते थे कि सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाए और ब्रिटेन सामान बना बनाकर दुनिया भर में बेचे। इससे क्या हुआ? फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट महंगा हो गया और इंपोर्ट क्या हो गया? चीपर। तो इससे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में क्या होगी? खत्म। कंसिक्वेंटली हमारे एक्सटर्नल डोमेस्टिक डिमांड इंडोजीनियस प्रोडक्ट की, देखो 2 वर्ड होते हैं, इंडिजीनियस और एक्सोजीनियस। इंडिजीनियस मतलब लोकल, एक्सोजीनियस मतलब बाहर का। जब मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो दुनिया मेरे प्रोडक्ट को जान नहीं पा रही, तो मेरे लोकल प्रोडक्ट पिट रहे हैं, उनकी डिमांड खत्म हो रही है। इससे क्या इंडियन हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चर धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगे, डिस्ट्रॉय हो गए। और जैसे ही इंडियन मैन्युफैक्चर का डिस्ट्रक्शन हुआ, किस वजह से? होस्टाइल इंपीरियल पॉलिसी। देखिए इंपीरियल मतलब सरकार की पॉलिसी, होस्टाइल मतलब जबरदस्ती। अंग्रेजों ने हमें ये नहीं कहा कि चलो ये कर लो, उन्होंने हमारे ऊपर सारे काम क्या किए? जबरदस्ती। मतलब आप जबरदस्ती मेरे हैंडीक्राफ्ट को खराब कर रहे हैं। आप मेरे यहां पे दुनिया भर के कानून लगा देते हैं, दुनिया भर के टैक्स लगा देते हैं, मेरी लोकल इंडस्ट्री क्या होगी? खत्म। सिर्फ किस लिए कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व किया जाए और मशीन मेड कंपटीशन आ जाए, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे इंपैक्ट आए। देखिए मशीन मेड अंग्रेजों ने हमारे यहां लॉन्च किया, क्योंकि एक जमाने में हमारे हाथों से ही हम सारे काम करते थे, कलाकृति करते थे। आज भी हमारे यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक है बहुत सारी, पर ब्रिटेन ने क्या किया? हमारे को खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ? शिफ्ट इन पैटर्न ऑफ डिमांड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर फेवरिंग फॉरेन गुड्स एज मैनी इंडियन वांटेड टू एफिलिएट देमसेल्फ विद द वेस्टर्न कल्चर। लोगों ने कहा इंडियन प्रोडक्ट खराब है, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बाहर का प्रोडक्ट। इंडिया में यही तो वेस्टर्न कल्चर डेवलप हुआ कि लोगों ने कहा, देखो आप देखो अब दोबारा ट्रेंड आ गया। बीच में क्या हुआ? उस जमाने में
लोगों को लगा कि खादी पहनना इंटरेस्टेड नहीं है, कुर्ता पजामा डालना, धोती डालना, ये तो बेकार कल्चर है। पीपल थिंक दैट आज जो आप कपड़े डालते हो वेस्टर्न कपड़े वहीं से तो आए, चलो आने भी जरूरी थे, ये भी ठीक है, बट वो हमारे कल्चर को खत्म करके आए, वो गलत हो गया ना। लोगों ने कहा, अब पुरानी मूवीज देखो, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपको दिखेंगे प्रॉपर सूट में, शर्ट पैंट में, ब्रिटिश कपड़ों में, और इंडियन गरीब आदमी दिखेगा आपको धोती कुर्ता में। तो वो उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया कि एक अच्छा, उन्होंने लोगों को रियलाइज कराया, जो कि गलत था काफी हद तक, कि अगर आप वेस्टर्न डालोगे तो ही अच्छा रहेगा। वो लोग पता है ना, ट्रेंड घूम जाता है। अब लोग मिक्स डालते हैं दोनों ना, आप दिवाली पे इंडियन डालते हो, आगे पीछे वेस्टर्न डाल लेते हो, डेली भी डाल लेते हो, बट अंग्रेजों ने हमारे कल्चर को खराब करके दिखाया कि उनका कल्चर हमारे से ज्यादा बढ़िया है। दैट वॉज एडवर्स इंपैक्ट। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे देखिए, वो हमारी इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, और अपनी इंडस्ट्री में काम किससे करा रहे हैं, हमारे से ही करा रहे हैं। मतलब इंडियन लोग लेबर बन गए, इंडियन लोग रॉ मटेरियल बनाने वाले बन गए, वो अपना सामान बेच नहीं पा रहे, क्योंकि उनसे एक ही बंदा सामान खरीदेगा, वो कौन खरीदेगा, ब्रिटेन। तो हुआ क्या, स्टैग्नेटिक नेचर आ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। कॉलोनियल ईरा, कॉलोनियल ईरा क्या होता है, ब्रिटिश रूल। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है व्हेन समबडी इज रूल्ड बाय समवन एल्स, जब आप पर राज कोई और कर रहा है। तो हमारे यहां पे हमारे पर राज किसने किया, ब्रिटिश ने, तो हम इसको ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल रूल बोलते हैं। देखिए क्या हुआ, कॉटन मिल इंडस्ट्री इंडिया में 9 मिलियन स्पिनर्स बनाती थी 1930 पे, जो इंडिया की दुनिया में 5th पोजीशन थी। हम इतनी कॉटन प्रोड्यूस करते थे, कौन सी पोजीशन पे थे हम, 5th पर। जूट मिल कैलकाटा में रैपिड हुई। देखो यहां पर थोड़े से पॉजिटिव इंपैक्ट भी आते हैं। ब्रिटिश रूल में कुछ ये डेवलप भी हुई है, रेलवे आपको ब्रिटिश से मिला, पोस्टेज आपको ब्रिटिश से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन वहां से मिला। तो वो अलग बात है, अब लोग कहते हैं कि अगर वो ना होते तो हम खुद भी तो कुछ कर लेते, शायद कर भी लेते, बट हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट पड़ेंगे। आज में हम किसी को जज नहीं कर रहे, हमें तो इकोनॉमी याद करनी है कि क्या हुआ था। हमारी जूट मिल एक्सपेंड होगी, कोलकाता में स्टार्ट हुआ। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन जूट मिल वर द वर्ल्ड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ रो जूट। वो अलग बात है, वो रो जूट का करते क्या थे, ब्रिटेन भेजते थे, बनाया उन्होंने अपने लिए, बट उन्होंने हमें वर्ल्ड में नंबर 1 पहुंचा दिया। हैवी इंडस्ट्री लाइक आयरन इंडस्ट्री बनाएगी 1814 में, आयरन उनकी तरफ से आया। इंडियन आयरन इंडस्ट्री वाज रैंक 8th इन द वर्ल्ड। 1930 में हमने दुनिया का 8वें नंबर पे आउटपुट दिया। एंड जस्ट बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन, बच्चों दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, 1930 के अराउंड। जो बच्चों ने अभी तक माइक्रो नहीं पढ़ी, वहां पर बिजनेस साइकिल में आपको पढ़ाया जाएगा। द ग्रेट डिप्रेशन वाज अकर्ड इन 1930। इंडिया 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की वैल्यू में निकाले तो उस जमाने में। सोच रहे हैं 1930 से पहले मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के 12वें नंबर पर आते थे। एंड प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री डिड नॉट शो एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ प्रेशर। इंग्लिश प्रोड्यूसर हम पे प्रेशर करे थे, वो हमें डेवलप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको था इनको जरूरत से ज्यादा डेवलप किया तो हमारे से कॉम्पीट कर लेंगे। वो हमारे से उतनी प्रोडक्शन करवाना चाहते थे जितनी उनको चाहिए थी। मतलब अरे अपना माल बनाओ और हमको दो, बाहर ना बेच पाओ। एंड उस समय हमारी नेशनल एनडीपी में, मतलब 1946 की बात करें, क्योंकि देखो 1947 से मैं अलग कंसेप्ट उठा लूंगा। 1946 में हमारी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था 7%। कितना था, सॉरी हाँ 7%। ये था मेरा प्री इंडिपेंडेंस एरा, अंग्रेजों का राज। इसमें हमने 2 बातें बड़ी बच्चों, अब मान के चलो इसमें से भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक आपने पढ़ा कौटिल्य वाला, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, अर्थशास्त्र वाला, और एक आपने पढ़ा ब्रिटिश वाला, जहां पे आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ ली। क्लियर है बात। अब बताइए, हमारा देश आजाद हो गया, अभी हम आजादी पे आए हैं, 1947 आ गया बच्चों। अच्छा देखिए, पोस्ट ब्रिटिश को भी ना मैं डिवाइड करूंगा इंडिपेंडेंस को। पहले मैं 1991 तक लूंगा, क्योंकि आपको पता है 1991 में जमाना बदल गया था। तो पहला मेरा रहेगा 1947 से 1991। देखिए एक बारी, इंडिया आजाद हो गया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का लिटरेसी रेट जस्ट अबव 18% था। कितना, सिर्फ 18% लोग लिटरेसी रेट समझते हैं, पढ़े लिखे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 32। और एक आदमी की एवरेज जीने की एज क्या है, सिर्फ 32 साल। कितनी, क्योंकि उस समय सूखा पड़ता था, बीमारियां फैलती थी। आज हम कहते हैं ना कि कोविड पैंडेमिक था, उस समय होते थे पैंडेमिक। तो बोले एक आदमी की एवरेज कितनी है, 32 साल। भाई मैं तो चला गया होता अभी तक इस हिसाब से। और इंडिया वैसे तुम सीए भी की करोगे, 32 साल जिसने जिन्हें वो कहेगा सीए करेगा।
वो कहेगा ना 5-6 साल और टेंशन में निकाल लूं मैं। इंडिया पॉवर्टी, इंडिया वाज वेरी पुअर, इवन इनकम में भी और ह्यूमन कैपिटल में कोई स्किल थी नहीं। देखो हमारे हाथ में स्किल थी हैंडीक्राफ्ट की, वो अंग्रेजों ने खत्म कर दी। बाकी स्किल हमारे पास थी नहीं क्योंकि लिटरेसी नहीं थी। देन नेहरूवियन मॉडल, जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री, पहले उनका मॉडल आया। उन्होंने क्या किया, सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आज तक हुआ नहीं, देखो हमारे देश में बीइंग ऑनेस्ट कहां ही कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने शुरू की कि उन्होंने लाया कि अब ना हमें इंडस्ट्री खुद डेवलप करनी है। प्लानिंग कमीशन बनाएगी 1950 में। क्या बनाएगी, अभी मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा। प्लानिंग कमीशन को अबोलिश करके नीति आयोग बनाया मोदी जी ने। तब तक क्या थी, प्लानिंग कमीशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, और उन्होंने 5 ईयर प्लान लगाए। पंचवर्षीय योजना सुनी है आपने? 5 ईयर प्लान बनाएंगे। पहला आया 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नेहरू जी की स्ट्रेटजी थी। इसके लिए उन्होंने प्लान मॉडर्नाइजेशन की, सिस्टम प्लानिंग की और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आए। देखिए यहां पे ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स आ गए। ब्यूरोक्रेट्स समझते हैं, आईएएस आईपीओ, टेक्नोक्रेट टेक्नोलॉजी वाले। देखो अब उन्होंने कहा कि ना मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं पॉलिसी में हेल्प कर सकता हूं, मैं थोड़ी काम चलाऊंगा। वी नीड सर्टेन पीपल काम करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। अब देखिए सरकारें बदलती रहेंगी, आपके एरिया को डेवलप आपका डीएम या डीसी करेगा ना, समझ रहे? वो आईएएस है, पुलिस में आईपीएस है, रेवेन्यू में इनकम टैक्स जीएसटी में आईआरएस है। तो इन लोगों को आगे लाया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में लाया गया। गवर्नमेंट ने कुछ एरिया में मोनोपोली ले ली। पहले तो सरकार ने कहा कुछ तो हम अपनी बात रखेंगे, जैसे एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवेज, हथियार, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी और रेलवे हमारे पास रहा। ये ऑलमोस्ट आज भी सरकार के पास ही अगर आप देखेंगे तो, राइट। इवन उस समय एक समस्या और आई कि न्यू इन्वेस्टमेंट बेसिक इंडस्ट्री में ये भी स्टेट को दिया गया। मतलब इंडस्ट्री भी प्राइवेट नहीं की गई। आप देखोगे प्राइवेट हम मेनली कब करेंगे, 1991 में जाकर सरकार ने कहा सारे बिजनेस भी बड़े बड़े कौन संभालेगा, हम संभालेंगे। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट मींस एवरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज स्टेट। 1950 में 2 तरह की पॉलिसी लाई गई। पहला नेहरू का विजन कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई गई, और सेकंड गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी का, कि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री बनाई जाए। मतलब उन्होंने कहा छोटे व्यापार, खादी उद्योग वो दे दो जनता को। ये गांधी जी का विजन था, सब काम कर सके, चरखा चलाए, राइट। और नेहरू जी का विजन था बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाए, मगर वो इंडस्ट्री कौन चलाए? मेनली स्टेट चलाए। इसके लिए फिर एक बार दोबारा रेजोल्यूशन आया 1956 का कि इंडस्ट्री को कैसे, देखो अभी तक ना इसमें कुछ खास आया नहीं, एमसीक्यू वाला जाएगा, मैं रोकूंगा, आपको बताऊंगा। एक्सपेंशन किया गया पब्लिक सेक्टर का। इंडिया ने ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंटिल लेट 1950 तो लगाई थी, क्योंकि देश आजाद हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं कि 1991 में हमने इन्वेस्टमेंट बाहर से मंगाई थी, हम 50 तक भी ओपन थे कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पैसा लगाएं। बट क्या हुआ, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1958 में हो गया, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिप्लेट हो चुका था। हमारे पैसे बड़े डिप्लेट थे फॉरेन एक्सचेंज में, तो हमने ट्रेड और लाइसेंस को बड़ा टाइटन कर दिया। 1966 तक हमने इंपोर्ट पे भी कंट्रोल कर दिया। मतलब हमने अब बाहर से ना कनेक्शन तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि जीरो कर दिया, हमने बाहर की कंपनी को आने दिया, एक्सपोर्ट भी किया, बट हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या लगा दी? वहां पर उस समय हमारी मिनिस्ट्री को लगा कि बाहर से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना हमारी लोकल मार्केट को खराब कर देगा। और जो पहले 3 डिकेड थे हमारे 1950 से 1980 के, वहां पर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 3.5%। मुद्दे सेकंड आए, एग्रीकल्चर के बड़े मुद्दे आए। 1960 तक हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन मॉडल, पुराना मॉडल सुना है आपने, लैंड रिफॉर्म वाला, फार्म कंपैरेटिव वाला, मतलब कि ना रिसर्च डेवलपमेंट होती नहीं थी। इरिगेशन क्या होती है? पानी, सिंचाई, वो फैसिलिटीज नहीं थी। मतलब सूखा पड़ रहा है, जमींदार अपना रोल निभा रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है, फिर आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है। आपके पास बीइंग ए फार्मर, आप अपनी इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है ना काइंड ऑफ, आप उसको डेवलप ही नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही। इवन देखिए ड्रॉट स्टक हो गया था 1960-67 में, बहुत मेजर सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? हमारे यहां सिंचाई के लिए वैसे ही पानी नहीं था, ऊपर से सूखा पड़ गया। सूखा का मतलब क्या कि बारिश नहीं आई। अब बारिश नहीं आएगी तो फसलें क्या हो जाएंगी बच्चे? खराब हो जाएंगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो ये एमसीक्यू में आएगा, ये आएगा
नेगेटिव ग्रोथ में चला गया। कहां चला गया? हमें फूड एड के लिए यूएस से मदद मांगनी पड़ी। किससे मदद मांगनी पड़ी? हमारे पास खाना ही नहीं है। सोचिए, हमारे देश में फसल बर्बाद हो चुकी है, हमें अनाज के लिए यूएस से हाथ फैलाने पड़े कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। और फिर एक नया कंसेप्ट आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। पढ़ा होगा बच्चों कभी जीवन में ये? अगर हिंदी में पढ़ा तो हरित क्रांति बोला गया था इसको। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नई टेक्नोलॉजी लाए फार्मिंग की। सीड्स की वैरायटी, वो सीड्स हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब कि वो सीड जो ज्यादा पैदावार कर सके फसल की। और वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया। आपको पता है इवन आज भी सरकारें हमारी पेस्टिसाइड्स वगैरह आपको नॉमिनल सब्सिडाइड रेट पे देते हैं, सब्सिडी के साथ। इवन आप कभी गाड़ी में जाओ, एफएम पे ऐड भी आती है, और बड़े सारे टोल फ्री नंबर हैं जहां पर किसान अपनी मदद के लिए फोन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। गवर्नमेंट ने कहा यार क्यों ना अब नेशनलाइजेशन की जाए। क्या की जाए? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलाइजेशन? गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, खरीद लेगी, उठा लेगी, टेक ओवर सरकार का। सरकार ने 1961 में 14 बैंक उठा लिए और 6 बैंक और 1980 में, टोटल 20 बैंक सरकार के पास चले गए। आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक देखो अब ना, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सारे मर्ज हो गए। पहले ये अलग अलग थे, सारे नेशनलाइज थे। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सिंध एंड हैदराबाद, ऐसे करके 2-4 बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक। 20 बैंक सरकार ने अपने कंट्रोल में। सरकार ने कहा देश की इकोनॉमी मैं ही चला सकता हूं, तो बैंक मैं अपने कंट्रोल में कर लूंगा, राइट। बट हुआ क्या? देखिए सब कुछ चल रहा है अच्छे से दिखने में, बट आप प्रैक्टिकली देखेंगे इंडियन इकोनॉमी की वर्स्ट परफॉर्मेंस चल रही है। क्या चल रही है? ऐसा कहा जाता है 1965 से 81 हमारे वर्स्ट परफॉर्मेंस से। क्यों? प्रोडक्टिविटी कम है, लाइसेंस राज। देखो लाइसेंस राज बोला गया बकायदा, कि पैसे चढ़ा चढ़ाकर बिजनेस के लाइसेंस, क्योंकि सरकार के पास कंट्रोल है। सारे तानाशाह लोग बैठे हैं नीचे, भ्रष्टाचारी लोग वो आपको लाइसेंस दे नहीं रहे, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। लाइसेंस सिर्फ 2 तरह के लोगों को दिया जाए, एक जो आपकी जानकारी में रिश्तेदारी में हो, या दूसरा जो आपको पैसा दे सके। और इंडिया की इकोनॉमी भी क्या, पैसा था ही नहीं हमारे पास, हम कैसे करते? देखिए उस समय के प्रोडक्शन देखिए आप, बड़े बड़े बिजनेसमैन टाटा बिरला बचे हुए थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा था और वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे। सरकार उनके अगेंस्ट जा नहीं सकती थी। सरकार ने इंडायरेक्टली उन पे भी लिया था। सरकार ने टाटा एयरवेज को नेशनलाइज करके एयर इंडिया बना दिया था, समझ रहे बात को। बट वो इतने रिच पीपल थे कि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। नए बंदों को तो उन्होंने आने नहीं दिया। इन्होंने लाइसेंस आज चलाया अपना, पॉलिसी ऑटोक्रेटिक पॉलिसी बनाई, मतलब कि एक तरह से आप मान के चले कि ग्रोथ है ही नहीं, तानाशाह वाली पॉलिसी चल रही है। और बीच में 3 युद्ध भी हो गए हमारे। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ जो कि हम हार गए। फिर 1965 1971 का पाकिस्तान से हम जीत गए। बट जीतने के बाद भी आपको पता है वॉर जो होती है दोनों देशों को बर्बाद करके जाती है। इकोनॉमी तो खराब कर दी, ड्रोट्स आ गए हमारे पे, 2 बार सूखा आ गया। और 1973 और 79 में ऑयल के शौक आ गए हमारे, पेट्रोलियम की कमी होगी, वो सारी दिक्कतें आ गई। और एक बात जो इसमें लिखी नहीं गई वो इमरजेंसी आ गई, नहीं वो भी आ गई। इंस्टीट्यूट बुक में लिखेगा नहीं ना, पंगे लेना इंस्टीट्यूट ने, समझिए। ऐसे बड़े सारे सिचुएशन आई। 1965 से 1981 हमारे देश का सबसे बेकार रहा था। अब देखो 1947 में आजाद हुआ देश, मैं कह रहा हूं 1947 से 1965 भी इतना बुरा नहीं था, 65 से 81 सबसे ज्यादा बुरा था। फिर हमने क्या किया? हमने एक और एक्ट पास किया, MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब क्या हुआ कि ना गवर्नमेंट को समझ आया जो बड़े बड़े पुराने बिजनेसमैन है ना वो मोनोपोली बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कुछ तो लाइसेंस की वजह से छोटे बिजनेस हम नहीं आने दे रहे, मतलब हम मतलब सरकार, दूसरा बिजनेसमैन भी नहीं आने दे रहे छोटे बिजनेस। देखो हमारा मोटिव लाइसेंस तो था, हमारा मोटिव स्मॉल इंडस्ट्री चलाना था ना, बट बड़ा मोनोपोली वाला बंदा तो हमें काम नहीं करने दे रहा। सरकार ने मोनोपोली रोकने के लिए एक्ट पास कर दिया। किसके लिए? मोनोपोली समझते हैं बच्चे? सिंगल सेलर कंट्रोल, सिंगल प्रोड्यूसर कंट्रोल, कि मेरे अलावा यहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। सरकार ने कहा ऐसी की तैसी तेरी MRTP पास कर दो। क्या पास कर दो? रेगुलेशन की गई लार्ज फर्म की, जिनकी लार्ज मार्केट पावर थी, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। आपको भी इतना लाइसेंस देना पड़ेगा, कितनी फैक्ट्री लगानी है, आपकी कैपेसिटी नहीं, नया कितना ऐड कर सकते हो हम बताएंगे, और मर्जर एक्विजिशन करना है तो हमसे पूछना पड़ेगा। भाई पता चले 2 बड़े बिजनेसमैन मिलके सारे छोटे बिजनेसमैन खत्म कर गए। वो ना हम पढ़ते हैं ना हमेशा कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो गवर्नमेंट ने कहा मर्जर एक्विजिशन ऐसे नहीं होगा। इससे क्या होगा? पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी बिग बिजनेस के रिस्ट्रिक्ट करने की, और उससे बाकियों को एंट्री मिल जाएगी। देखो जब आप मान लो एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है,
और एक ही बिजनेसमैन है। अब उसको अगर वो डिमांड पूरी नहीं करने दोगे तो क्या होगा? नए बिजनेस आएंगे। क्या आएंगे? वो देखो, नया बिजनेस लाना बड़ा जरूरी था। नया बिजनेस आएगा तो देश में रोजगार आएगा। देश की इकोनॉमी वैसे बड़ी खराब है, रोजगार भी आएगा, प्रोडक्शन भी आएगी। तो इसलिए हमने कहा एमआरटीपी पास कर दो। अब इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा। एमआरटीपी एक्ट के नाम पे फुल फॉर्म आ सकती है। कब आया एक्ट? 1969। फिर स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्वेशन भी लाया गया। 67 में कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए गए कि स्मॉल स्केल बनाएंगे, और वहां पर लेबर इंटेंसिव ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया और कोशिश की गई रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए। और देखिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन बार बार आएगा। मैं वैसे बार बार मैं एक ही बात बोलूंगा, हर सरकार ने अपने लेवल पे कोशिश किया, आज तक रिडिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाया। आप हद से अमीर आदमी पे टैक्स लगा सकते हो, आप क्या बोलोगे? पैसे दे, गरीब में बांट देते हैं, रॉबिनहुड है। ऐसा नहीं होता ना, आप टैक्स लगाते हो, टैक्स से कितना ही रिडिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। हर सरकार ने 1947 से आज तक सबने कोशिश किया है, हम इस टारगेट को एटलीस्ट पूरा नहीं कर पाए। हाउएवर, देखो यहां पे ना इकोनॉमी खराब होती है। आपने क्या कहा? स्मॉल सेक्टर को रिजर्व कर दो, कुछ काम आप करो, और उसके लिए हम कौन सी टेक्निक बनाएंगे? लेबर। कौन सी बनाएंगे बच्चे? बट हमने क्या कहा? इसने एक्सक्लूड कर दिया बिग फर्म को लेबर इंटेंसिव से, बिकॉज हम वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा एक काम करो, तुम मशीन यूज कर लो। देखो, हम अपनी सिस्टम में लूप होल आ रहे हैं ना। हम छोटे बिजनेस कह रहे हैं हम लेबर यूज कर, अब बड़े को हमने कहा लेबर यूज कर, वो कहता है यार लेबर के हिसाब से तो मैं इंटरनेशनल कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। फिर हमने कहा जाए यार लगा ले, तू मशीन लगा ले। तो हम अपने अपने कानून को ही तोड़ दिया ना इनडायरेक्टली। समझ रहे बात को? और क्या हुआ? लेबर लॉज हमारे वहां बहुत स्ट्रिंजेंट थे, बहुत खतरनाक थे, खराब थे। लेबर लॉ मतलब कि ना, क्या होता है, मैंने लेबर रखने को तैयार हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, बट लेबर लॉ इतना खतरनाक है कि मान लो लेबर नाराज हो गया तो आप प्रोड्यूसर को उठा के जेल में डाल दोगे। ऐसे लोग फिर काम करेंगे? लेबर लॉ होना चाहिए लेबर के फायदे के लिए, बट वो प्रोड्यूसर के हमेशा एंटी तो नहीं हो सकता ना। हमारे लेबर लॉ बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े स्ट्रिंजेंट, बड़े डिफिकल्ट थे, जहां पर प्रोड्यूसर के लिए सर्वाइव करना मुश्किल था। तो वो इस टेक्निक को फॉलो करने को तैयार नहीं थे। वो डिस्करेज कर रहा था ना उनको। मतलब मैं 10 बंदे रखूं मजदूर, और कल मेरे ऊपर कोई केस कर दे तो मैं रखूंगा क्या? मतलब मुझे तो रोज डर लगा रहेगा कुछ भी हो जाए। फिर धीरे धीरे इसको ना रेगुलाइज करके नए नए एक्ट बनाए गए। आज भी हमारे लॉ, वैसे लेबर लॉ बड़े खतरनाक है, पर इतने नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। तो ये मेरा ना 1991 से पहले का एरा चल रहा है, और इसमें सब कुछ आप मान के चले। 1981 तो सब खराब था, उसके बाद थोड़ी लेबर को बढ़ावा दिया गया, मोनोपोली खत्म कर दी गई, लोगों का मशीन की जगह लेबर का प्रयोग करो, बट बड़े बिजनेस को आप मशीन का प्रयोग कर लो। फिर धीरे धीरे ना रिफॉर्म होने शुरू हुए। एक होता है लिबरलाइजेशन एरिया 1991, बट हमने शुरुआत उससे पहले कर दी थी, उसको बोलते हैं प्री लिबरलाइजेशन या अर्ली लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? फ्री करना, फ्रीडम देना, लिबरल करना, छूट देना। क्या देना? और थोड़ा आजाद कर दो बिजनेस को और लोगों को कि वो इतना रिस्ट्रिक्शन में काम नहीं हो रहा। वो ना हमारे यहाँ कहावत है ना कि रस्सी इतनी जोर से खींचोगे तो टूट भी जाएगी। प्रेशर उतना डालना चाहिए कि प्रेशर हो, वो फट ना जाए प्रेशर से कोई चीज, तो प्रेशर नहीं माना जाएगा ना उसको। तो हमने कहा थोड़ा रिलैक्स करते हैं। 1981 से 89 में अर्ली लिबरलाइजेशन लाई गई। सोचा गया कि एनवायरमेंट को बदला जाए, माहौल को बदला जाए, और इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बनाई जाए। यहां पर एक चीज खराब होगी, ये वाली, कि ट्रेड किया जाए बट इनवर्ड किया जाए, मतलब अंदर में। हमने कहा बाहर के देश को भगाओ, अंदर स्ट्रॉन्ग करो। अंदर स्ट्रॉन्ग करना ठीक था, बट बाहर से कनेक्टिविटी अब हम खत्म कर रहे हैं। समझना, बाहर से कनेक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं? इस एरा में कोका कोला इंडिया छोड़ के चली जाती है, इतनी तुम्हारी पॉलिसियां, इतने लाइसेंस हैं। हम लेबर रखते हैं तो लेबर के लॉज लगाए तो तुम बहुत खतरनाक वाले। प्रोडक्शन करते हैं वहां पे तुम पोल्यूशन के लॉ लगा देते हो। लाइसेंस सरकार हमें देती नहीं। कोका कोला हाथ जोड़ के बाहर चलेगी। कोका कोला दुनिया के 4 देशों को छोड़ के हर देश में बनती है। और सोचिए उस समय 1980 समथिंग था, इंडिया छोड़ के चली, क्योंकि ये चल रहा था। हम इतने इनवर्ट स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे थे, हमारे बाहर की कंपनीज को भाव ही नहीं दे रहे थे। आप मान के चलिए वो बेचारी छोड़ के चली गई। हुआ क्या? लिबरलाइजेशन इज ऑफन रेफर्स टू अ रिफॉर्म बाय स्टेट्स एंड इट इज डिनोट्स इट एड होक एंड नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड नेचर। एड होक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एड होक? सुने कभी? सुना होगा किसी ने तो? ये वर्ड आपकी इकोनॉमिक्स में भी आता है, आई थिंक टैक्स में भी आता है। एड होक टैक्सेस भी होते हैं। यस, व्हाट डू यू मीन बाय एड होक? कोई बता सकता है? कह रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी, ये रिफॉर्म तो था, बट इट वाज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड। और एड होक का मतलब होता है काइंड ऑफ आप उस पर जबरदस्ती लगवा रहे हो।
आप फोर्सफुली उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता कर रहे हो। समझ रहे बात को कि हमारे रूल आपको लगाने पड़ेंगे। आप समझिए ना, हमारा देश आजाद हो चुका है, 40-50 साल हो चुके हैं इस समय, और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। हम कुछ भी करे जा रहे हैं, सरकार सब कुछ अपने हाथ में रख रही है, कुछ भी जबरदस्ती कंट्रोल लगा रही है। बट इससे थोड़ा फायदा हमें मिला। ये एमसीक्यू का अच्छा एरिया जो क्वेश्चन आया। 6 प्लान पंचवर्षीय योजना 80 to 85 में हमारा जीडीपी था 5.7, 85 से 90 में कितना था 5.8, और अर्ली रिफॉर्म में हमने 3 एरिया कवर किए थे, इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन। अब देखिए टैक्सेशन आ गई रोल में। क्या आ गया? मैंने एक दिन पुराने इनकम टैक्स की हिस्ट्री पढ़ा था। आपको पता है एक जमाना ऐसा था हमारे देश में टैक्स, लोग कहते हैं बहुत टैक्स है, बहुत टैक्स है। एक टाइम पे हमारे देश में एक लिमिट के बाद टैक्स था 94%, 4%, 87%। मतलब आपने 100 रुपए कमाए तो 87 रुपीज कौन लेके चला गया? अब गवर्नमेंट को रिवेन्यू दिखाना कि टैक्स लगा दो। देखिए चीजें सफल होती गई। आप मानो कि वी वर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, रोज नया लगा देते हैं, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नया 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 एक्सपेरिमेंट करें। समथिंग बोला मैंने भाई साहब। हाँ, कवर कितने होते थे? 2 या 3% पॉपुलेशन भी कवर नहीं होती थी। ये भी देखो ना, अब टाटा, बिरला, अंबानी आ चुके थे, इस टाइम तक वही लोग कवर होते थे। जनता कवर ही कहां होती थी? आप बात समझिए ना। उस समय एक आदमी अपने साल की इनकम 50,000 भी नहीं थी दिखाने को, क्या ही टैक्स लगाते उस पर। परसेंटेज बहुत हाई था, बट पब्लिक तो बहुत कम थी देने वाली। आज भी बहुत कम है। आज भी इंडिया में 4 से 5% लोग ही टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स। उस समय तो इतने भी नहीं होंगे, 1% भी नहीं होंगे मुश्किल से। आप समझिए ना, सरकार को इतना महंगा टैक्स लगाना पड़ा। अब टैक्स रोल में आ गया। हुआ क्या? द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव ड्यूरिंग दिस पीरियड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रिमूविंग कांस्टेंट ऑन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट पे जो रुकावटें थी उनको दूर किया गया। अब देखिए 1985 में हमने 25 ब्रॉड कैटेगरी की डी लाइसेंसिंग कर दी। क्या कर दी? लाइसेंस का उल्टा मतलब लाइसेंस जरूरी नहीं है, आप कर लो। देखो हम ना बोलते हैं 1991 में सब कुछ बदला, शुरुआत पहले होगी थी। 85 में सरकार ने कहा हटा दो लाइसेंस, भैया 25 इंडस्ट्री हमने हटा दी। ब्रॉड बैंडिंग की गई इंडस्ट्री ग्रुप के लिए। उनको ना हमने कहा कि अपना ना प्रोडक्ट मिक्स करो बिना लाइसेंस के। ब्रॉड बैंडिंग मतलब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइसेंस है तुम्हारे पास, एक और बना लो साथ में। मतलब अपनी फैक्ट्री में नए प्रोडक्शन कर लो, हम हर चीज के तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे। मान लो आप बिस्किट बनाते हो, क्या बनाते हो? मैंने कहा ब्रेड भी बना लो, राइट? कॉन्फेक्शनरी का कुछ भी बना लो, अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जब हम ब्रेड की बात करते हैं केतन बड़ा खुश होता है। असेट लिमिट, एमआरटीपी की असेट लिमिट जो थी कि वहां ना रिस्ट्रिक्शन थी कि 20 करोड़ से ऊपर का प्लांट नहीं लगा सकते आप। अब देखिए हो क्या रहा है, हम अपनी प्रोजेक्ट को खराब कर रहे हैं। सोचना ध्यान से, एमआरटीपी आया, रिस्ट्रिक्शन लगाओ, बट रिस्ट्रिक्शन लगाने से काम ही नहीं हुआ। हमने कहा 20 करोड़ का प्लांट से ऊपर का नहीं लगाओगे, हमने फिर 20 करोड़ की लिमिट कितनी कर दी? हमने कहा चलो यार तुम 100 करोड़ का लगा लो। पर समझ रहे हो, आप एक दिन पहले रोकते हो, अगले दिन फिर उसको अलाउ भी कर देते हो। सब मिक्स चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। एक दिन उन्होंने उसको धमकाया 20 करोड़ से ऊपर का प्लांट तू नहीं लगाएगा। 5 दिन में हम कह रहे लगा ले, तू 100 लगा ले बस, लेकिन 100 पे उसको रोक दिया। अब हमारे देश में ना पहले एक्साइज ड्यूटी थी, अब एक नया एक्ट आया मॉडिफाइड वैल्यू एडिड, मोड वैट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अब इनपुट पे टैक्सेशन कम कर दी गई। एक्साइज लगती है प्रोडक्शन पर, पहले प्रोडक्शन पे बड़ा हैवी टैक्स था, उसको कम कर दिया गया मोड वैट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मोड वैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देन सैबी आ गया। सैबी जानते हो? 1988 में सैबी आया, वो अलग बात है। 1992 तक हर्षद मेहता स्कैम तक इसके पास पावर नहीं थी। बट डेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कब आया? 12 अप्रैल 1988। देन ओजीएल, ओपन जनरल लाइसेंस आ गया। कैपिटल गुड्स के लिए हमने 1329, नंबर ऑफ गुड्स 1329 गुड्स को हमने ओपन, सब जनरल लाइसेंस मतलब कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, आपको अलाउ किया मशीनें लगाओ, कैपिटल गुड्स बनाओ, काम शुरू करो, पंखे बनाओ, एसी बनाओ, जो कर सकते हो करो। हमने ओपन जनरल लाइसेंस दिया। अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव बनाने शुरू किए। हमने कहा चलो हम तो दुनिया में जाके अपना सामान बेचें, एक्सपोर्ट को फ्री किया गया। एक्सचेंज रेट सेट की गई ताकि एक्सपोर्ट प्रॉपर किया जाए। प्रॉपर फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम डेवलप किया गया। फॉरेक्स डिपार्टमेंट आ गया, और फॉरेक्स डिपार्टमेंट पता है किसके अंडर आता है? आरबीआई के। आरबीआई के अंडर आ गया। देन प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आ गया सीमेंट और एल्यूमिनियम पे, जो थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आपको पता है सीमेंट इंडस्ट्री बड़ी लिमिटेड सी थी पहले, और खासकर आयरन और एल्यूमिनियम वाली।
इन पे कंट्रोल था कि आप कितने प्राइस पर कहां पर बेच सकते हो। सरकार रोक लगा देती थी। अब सरकार ने कहा जो मर्जी करो यार, तुम इंडिया में बेचो, इंडिया के बाहर बेचो, जिस मर्जी प्राइस पे बेचो, आप क्या करो, देश को ग्रोथ में लेकर आओ। इससे क्या हुआ, रूपी एप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया, अब ना लोग वो फेसबुक पे डालते हैं ना कि रुपए की वैल्यू पहले इतनी थी अब इतनी होगी, ऐसे हुई थी। 85 से 90 में हम 30% कितना, आज ना पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे ब्लेम लगाती हैं कि ये देखो रुपया इतना गिर गया। 30% इकट्ठा गिरना कितनी बड़ी बात है, 30% गिर गया, 30%। और फिर हमारा 1986 में एक बजट आया। अब ना जैसे इन्होंने कहा था ना 94%, वैसे लोगों ने भी कहा, फिर सरकार ने कहा चल यार टैक्स कम कर दो। मतलब लिटरली ये तो टाइम पास कर रहे हैं। आज एक सब्जी बनाई, पसंद नहीं आई, मसाला डाल दो, मिर्च डाल दो, दूध डाल दो, तो दूसरी सब्जी डाल दो। सरकार रोज एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब टैक्स रेट क्या कर दिए, कम कर दिए गए। अब इंपोर्ट को लिबरलाइज कर दिया, कहते चलो यार इंपोर्ट कर लो, तुम छोड़ो, हमने तुम्हारा इंपोर्ट बंद किया था, अब कर लो। और टैक्स भी क्या कर दिए, इंपोर्ट के कम कर दिए। तो जो 1990 में जो आई थी ना रिफॉर्म, वो 1980 की उसकी फाउंडेशन थी, शुरुआत वहां से हुई थी। मतलब हमें ना देखो, अपना लोग कहते हैं कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर, बड़ा अच्छा काम किया नो डाउट। उन्होंने कहा इन्होंने रातों रात देश को बचा लिया। बेटे अब हिस्ट्री पढ़िए, ये कहानी 10 साल से शुरू थी कि करेंगे करेंगे, वो दिन का इंतजार हो रहा था। ऐसा नहीं कि आज फॉरेन एक्सचेंज खराब हो गया और रात को प्रधानमंत्री साहब और फाइनेंस मिनिस्टर जी बैठे और कह रहे चलो ये कर देते हैं। ऐसे रातों रात तो कुछ नहीं होता, होता ओवरनाइट कुछ। 10 साल समझा इन्होंने चीजों को। देखिए कितने एक्सपेरिमेंट कर दिए, इंपोर्ट कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, एमआरटीपी की लिमिट कम कर दी, बढ़ा दी। मतलब हर चीज को खुद ही चेंज किए जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रही। तरह की एक बीमारी है कि डॉक्टर को दवाई नहीं पता, डॉक्टर का ये गोली खाओ, चला आज दूसरी खा ले, आज तीसरी खा ले, डबल डोज खा ले तो हाफ डोज खा ले, फिर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, मरता है मर जा। ऐसे हो रहा है हमारे देश के साथ, कह रहा तो देखा जाएगा। समझ रहे बात को, इस तरीके से चलता गया, कहानी चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। बट अब हम बदलेंगे कहानी को। अब 1991 आ गया, एलपीजी आ गई। क्या आ गई, क्या होता है एलपीजी, एमसीक्यू के लिए अच्छा टॉपिक है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि ना अब हमें ड्रास्टिक चेंज चाहिए, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हमारे सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं, अब कुछ नया करना पड़ेगा। क्यों, वजह देखिए, वजह क्या थी पहले, कोसिस, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोसिस, फिजिकल डेफिसिट क्या था हमारा, बहुत ज्यादा, ह्यूज डेट था हमारे ऊपर, हमने पैसे देने हैं बाहर, हमारे पास लेने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ देना ही देना है। ह्यूज डेफिसिट से क्या हो रहा था, पब्लिक डेट खत्म हो रहा था, जनता से भी पैसा ले रखा था हमने, और गवर्नमेंट रेवेन्यू सारे ब्याज देने में जा रहे थे। मतलब हम जनता के पैसे पे खर्चा चला रहे हैं, और जो सरकार के पैसे हैं सारे के सारे कहां जा रहे हैं, इंटरेस्ट पे करने में, क्योंकि हमने लोन इतना ले रखा। सर्ज इन ऑयल प्राइसेस, गल्फ वार होगी, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इससे भी बीओपी खराब हो गया हमारा। हम पेट्रोल लेते हैं, गल्फ कंट्री समझते हैं, एग्जाम्पल देना गल्फ कंट्री है कुछ, सऊदी अरेबिया और कुवैत, ईरान, ये सारे, यहां से पेट्रोल, पैसे देने हैं इनके, पैसे नहीं है हमारे पास। यूएस भी लगा लो भाई, क्या बात होगी, मेन है नहीं वो गल्फ कंट्री। पेट्रोल तो हम रशिया से भी ले लेते हैं, हमारा क्या है, हम तो कहीं से भी ले लेते हैं, कुछ भी टेंशन ना लो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे लोएस्ट पॉइंट पर चले गए, ये अमाउंट याद रखना है एमसीक्यू के लिए, $1.2 बिलियन, 1.2, और हमारे पास पैसा पता कितना, सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए। मतलब अगर मैं 2 हफ्ते के बाद कुछ करना चाहता, मेरे पास पैसे नहीं थे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी, फॉरेक्स नहीं मिल पा रहा था, और हम एक्सटर्नल बोरिंग पे, देखो अब देखिए कितनी खतरनाक बात आ गई। हम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जा रहे हैं, पैसे दो, हम वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, पैसे दो, हम अपनी जनता को कह रहे हैं पब्लिक डेट दो, मतलब हमारे पास पैसे है ही नहीं। सरकार के पास जो गिना चुना पैसा आता है वो ब्याज देने में चला जाता है, और बाकी कुछ पैसे हमारे पास है नहीं। हम देश के अंदर से उधार मांग रहे हैं, हम देश के बाहर से उधार मांग रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि अब कुछ नया करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और फ्रिजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन, ये क्या होता है, वीक। अगर आप पॉलिटिकल, मेरे में है नहीं, मैं दिखाऊं आपको, एक एक साल में 2-2 बार सरकार गिर रही है। सरकार आती है, गठबंधन वापिस ले लेते हैं, फिर इलेक्शन हो जाते हैं। जिस देश में साल में 2-2, 3-3 बार इलेक्शन होंगे ना, एक तो इकोनॉमी भी खराब होगी और बाहर के लोगों का आप पे ट्रस्ट भी नहीं बनेगा। एक स्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमी चाहिए होती है हमारे देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, जहां पे सरकार प्रॉपर व्यवस्थित है, प्रॉपर स्टेबल है, वहीं पे लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ तो सिचुएशन पूरी वीक होगी, खराब हो चुकी है।
कॉन्फिडेंस का क्राइसिस आ चुका है, मतलब लोगों का विश्वास नहीं है सरकार पे, जनता का विश्वास नहीं है, बाहर वाले लोगों का विश्वास नहीं है। क्या करें इस सिचुएशन में? फिर हमें दिमाग लगा कि रात को प्लानिंग करें, जैसे लोग कहते हैं रातों रात तो प्लानिंग होती नहीं। इन्होंने दिमाग लगाया, इतने साल इनको लगे, इन्होंने कहा चलो अब एलपीजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के दो ऑब्जेक्टिव थे मेरे। पहला था रीओरिएंटेशन, मतलब इकोनॉमी को सही दिशा में लेकर जाए, मार्केट फ्रेंडली बनाए, मार्केट ओरिएंटेड बनाए, कि लोग आए और बिजनेस करें। हमने क्या बना रखा था कि कोई हमारे देश में आने को तैयार, मार्केट फ्रेंडली बनाओ, प्राइवेट सेक्टर को मौका दो, छोटे व्यापारी को मौका दो, विदेश के व्यापारी को मौका दो, एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाए, फिजिकल डेफिसिट को कम करके। ये टॉपिक आज भी आपको मैक्रो में पढ़ाया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन वाला, कि किसी तरीके से फिजिकल डेफिसिट कम किया जाए। हमारा घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें उतना लोन लेना पड़ा, उसको दूर किया जाए। और हमने फिर दो तरह की पॉलिसी निकाली, पहली स्टेबलाइजेशन, दूसरी रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकाले इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, और स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटेंस बढ़ाई जाए, स्ट्रक्चर रिजिडिटी को दूर करके लाइसेंस को दूर करो। क्या करो? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट लोगों को काम दो, आप बिजनेस कर सकें। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो प्रैक्टिकली अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ाओ, लिबरलाइजेशन अपने आप में कुछ नहीं है। लिबरलाइजेशन एक वे है, एक रास्ता है जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए बनाया गया। जब मैं प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस माफ कर देता हूं या अलाउ कर देता हूं, तो क्या वो प्राइवेटाइजेशन के साथ लिबरलाइजेशन नहीं है? जब मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की आजादी देता हूं, क्या वो ग्लोबलाइजेशन है या लिबरलाइजेशन भी है? तो लिबरलाइजेशन इज ओनली ए वे टुवर्ड P&G। समझ रहे बात? लिबरलाइजेशन एक रास्ता था जिस पर चलकर हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे जा सकते थे। राइट? तुम सोगी क्या बेटे? कोई नहीं। फिजिकल डिसिप्लिन क्या लिखा हुआ है? देखिए फिजिकल डिसिप्लिन लाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा, उसको कम करें, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड एक्सेस हो, इंपोर्ट कम हो रहे थे ऑलरेडी, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि हमें ना रिवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को क्या चाहिए? पैसा। कैसे बढ़ेगा? आप एक्सपोर्ट करो। देखो यहां पे पुरानी थ्योरी आई थी मर्केंटाइल वाली, कि हर देश कहता है एक्सपोर्ट ही अच्छा है, अल्टीमेटली घूम फिर के क्या अच्छा है? क्योंकि पैसा आता है, इंपोर्ट से पैसा जाता है और डोमेस्टिक मार्केट भी जाती है। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, ये करते हैं। इसके लिए क्या किया गया? स्टेबल ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर आई। अब अच्छी टैक्स स्ट्रक्चर, एक बार फिर हमने टैक्स चेंज कर दिए। बेटर टैक्स कंप्लायंस, हमने कहा लोग ना टैक्स का फॉलो करें यार, जो आप पे ना सेल टैक्स लगता है उसको भरे। डिपार्टमेंट जाके चेक करने लग गया। कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काटे गए, खत्म किए गए, फालतू खर्चे, बिना बात के एम्प्लॉय पड़े हुए हैं, काम नहीं होता वहां पे। सरकार दुनिया भर की, मतलब कि ना देखो पैसा लगाना सरकार की ड्यूटी है, बट उस पैसे से कोई आउटपुट ना आए तो उसका क्या की ड्यूटी हो? तो पैसा बर्बाद है क्या? फिर चर्चाएं चल रही हैं आपस में, मेरे को हम भी चर्चा कर लेंगे। कोई एग्जांपल हमें बता दे। सब्सिडी कम की गई, अननेसेसरी सब्सिडी। देखो सब्सिडी देना जरूरी है, बट अननेसेसरी क्यों देनी? फालतू खर्चा करना भी तो पैसे की बर्बादी है ना, या नहीं है? हटा दी गई। और डिसइन्वेस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पीएसयू बेच दी, इक्विटी बेच दी। हमने कहा प्राइवेट वाले आओ और अपना बिजनेस चलाओ। प्राइवेट आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और शायद जो बाकी गवर्नमेंट है उनको कंपटीशन मिलेगा तो वो भी अच्छे से काम करेंगे। एंड लास्ट, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंकरेज किया गया। हम जो कहते हैं बड़ी बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, ऐसा नहीं है कि 1991 से पहले नहीं थी, बट इसके बाद बहुत ज्यादा हो गई। देखिए टाटा पहले भी था, टाटा सरकारी तो नहीं है, बिरला पहले भी था, अंबानी साहब आ गए थे 1991 से पहले, तो सब कुछ था, बट प्रॉपर नहीं था। प्रॉपर, अगर आपने मूवी देखी ना, गुरु मूवी आई थी अंबानी साहब के, उस पर अभिषेक बच्चन का किरदार था बड़ा शानदार, उस पर बड़े सारे केस किए गए। उसने कोर्ट में बोला कि ना आपका सिस्टम ही खराब है, या तो पैसा फेंकना पड़ता है या टांग अड़ानी पड़ती है, मतलब जबरदस्ती। तो मैंने दोनों काम किए, जो पैसे से माना पैसे से मनाया, जो ऐसे नहीं माना उसको दूसरे तरीके से मनाया। सिस्टम तो आपका ही खराब है भाई। आपका सिस्टम कहता है कि एक छोटा आदमी कैसे ग्रोथ कर जाए, आप उसको रोक देते हो। तो वो चीजें चल रही थी, बट 1991 के बाद उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। अच्छा वो अलग बात है, सिस्टम यहां पर भी खराब हुआ। 1991 के बाद जब रिफॉर्म आए ना, वहां पे फिर अरशद मेहता स्कैम उठ के आ गया।
स्कैम पहले से भी चल रहा था, जिसको सो कॉल्ड स्कैम कहा जाता है। बट क्या हुआ, वो पब्लिसाइज हो गया, और क्या हुआ, इकोनॉमी थोड़ी आसान होगी तो लोगों को दिखने लग गया, लोग भी पैसा लगाने लग गए, तो वहां पे वो फंस गया। तो ये सारी चीजें इंटररिलेटेड हैं। सेबी आ चुका है 1988 में, बट सेबी के पास पावर नहीं है। सेबी एक बिना बात की अथॉरिटी है, बिना हाथ पैर की बैठी है, देख सकती है, कुछ कर नहीं सकती। तो 1992 में सेबी को भी क्या दे दी गई, पावर दे दी गई। कुछ मॉनिटरी फाइनेंशियल रिफॉर्म आए गए, एनपीए का बर्डन कम किया गया गवर्नमेंट बैंक पे। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लिख लो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपने ना बैंक से लोन ले रखा है, आप बैंक का लोन नहीं चुका रहे, ब्याज नहीं भर रहे, तो आप बैंक का एनपीओ, आप बैंक का क्या हो, लोगों ने सरकारी बैंक से लोन ले रखा और पैसे चुका नहीं रहे, तो एनपीए, इसका बर्डन कम करो। कंपटीशन को बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा डीरेगुलेट करो, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है सरकार, छोड़ दो जनता के ऊपर, मार्केट को खुद भी सांस लेने दो। इसमें से ना ये बातें पढ़ना आप। पहला, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन आई, आरबीआई ने बैंक पे कंट्रोल करना कम कर दिया। देखिए आरबीआई ने पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता था, थोड़ी आजादी दी गई। प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए हमारे देश में, आज हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत सारे हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट, एसएलआर, सीआरआर, ये कम कर दिए गए, और इसके लिए कमेटी थी, नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 1991। कमेटी का नाम एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लिबरलाइजेशन, बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, नई नई ब्रांचेस आपको खोलने को दी गई, बैंक खोलो, रीलोकेट करो, चेंज करो, बंद कर दो, मतलब इन शॉर्ट हम बैंकों को आजादी दे रहे हैं, आप खुद काम करो, हर चीज के लिए आरबीआई से पूछने की जरूरत, थोड़ा कंट्रोल रहेगा बट आपको आजादी है, नई ब्रांचेस खोलो, कुछ भी करो। और प्रूडेंट नॉर्म्स लाए अकाउंटिंग के। प्रूडेंट का मतलब असेट्स कैसे क्लोजिंग करनी है, डिस्क्लोजर कैसे करना है, पहले खाली कैश बेसिस पे काम ना किया जाए, नॉर्मल तरीके से। जैसे आपके अकाउंटिंग के कुछ रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे बैंक के भी अकाउंटिंग होते हैं, उनको हमने आजाद कर दिया कि अपने रूल्स को थोड़ा लिबरलाइज करो, प्रॉपर तरीके से एसेट्स को क्लासिफाई करो। बैड डेट हो गए, बैंक का एक बंदा लोन लेके भाग गया और वो ब्याज नहीं चुका रहा, तो उसका प्रोविजन बना के रखो, पूरा डूब जाएगा तो बैड डेट में उसको डाल दो। रूल्स को आसान किया, क्या आसान किया, आप देखोगे 1991 में हम क्या कर रहे हैं, हर तरह के रूल्स को आसान कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे। कैपिटल मार्केट देखिए, अब देखिए सेबी, मैंने बोला था ना, सेबी को 1992 में स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया गया। आप स्टॉक मार्केट को कंपेयर करो, अच्छा माहौल बनाओ, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, पैसा देश में आए, देश तरक्की करे, मगर फ्रॉड ना हो, सेबी आ गई। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनईपी बोलते हैं, एनआईपी सॉरी, 24 जुलाई 1991, डेट याद रखना, एफिशिएंट बनाने के लिए किया गया। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, 18 आइटम रखी गई पहले, बाद में सिर्फ 5 आइटम रखी गई लाइसेंस के लिए। कितनी आइटम, कौन कौन सी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक, नार्कोटिक ड्रग्स, हजार्डस केमिकल एंड एल्कोहलिक ड्रिंक। एल्कोहलिक के लिए आज भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, हर बंदा अपना अपना ना शराब की फैक्ट्री नहीं खोल सकता, राइट। पब्लिक सेक्टर को सिर्फ 8 सेक्टर में रखा गया, और 2 आइटम उसमें रहेगी बाद में, रेलवे और एटॉमिक। एमआरटीपी एक्ट को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया गया, अब इसमें एंट्री और रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, मतलब दिखाया गया कि मोनोपोली हम होने नहीं देंगे, हम चाहते हैं देश का छोटा व्यापारी भी अच्छा सा बिजनेस कर सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डी रिजर्व कर दिया गया, क्या कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, देखो उल्टे भी काम हो रहे हैं। अब रिजर्व, पहले हमने कहा ये काम स्मॉल स्केल करेगा, अब हमने कहा बड़े वाला भी कर ले, अब हमने कहा प्रॉपर कंपटीशन करो, छोटे भी आज और बट हम एक चीज की गारंटी देते हैं, पूछो क्या, हम मोनोपोली नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस आपस में कॉम्पीट करे, क्या करे, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली खत्म होगी, सिर्फ वही एटॉमिक और रेलवे। देखो एक बार बार आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक रेलवे को छोड़ के, किसको छोड़ के, एटॉमिक और रेलवे को छोड़। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने एक ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया। देखिए एफडीआई में क्या हुआ ना, एफडीआई में 2 तरह के अप्रूवल होते हैं, एक अप्रूवल होता है गवर्नमेंट वाले को, होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब आप आओ काम करो, किससे पूछना नहीं है। हमने ज्यादातर प्रोडक्ट में ऑटोमेटिक दे दिया, 4 जगह को छोड़ के। कौन कौन सा, रिटेल ट्रेड, एटॉमिक, लॉटरी एंड बैटिंग। इसमें से आज कौन सा अलाउड है ना, गैम्बलिंग में आज भी मना है, मैंने पढ़वाया आपको, सिर्फ रिटेल अलाउड है। जैसे वॉलमार्ट आ गया इंडिया में, रिटेल अलाउ किया गया, बाकी कुछ अलाउ नहीं किया गया। क्या चीज, कौन सी बैटिंग बेटे, वो आप उस बैटिंग को, बैटिंग का डिफाइन करो ना। प्योर जुआ अलाउड नहीं है बाहर से, कसिनोज अलाउड नहीं, मैंने एक चैप्टर में बताया है, यहां पे कौन से चैप्टर में बताया,
इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट 9.5 चैप्टर में लिखवाई है लिस्ट, अलाउड नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड को और लिबरलाइज किया गया। ओजीएल, ओजीएल याद है क्या था? ओजीएल, ओजीएल क्या था? ओपन जर्नल। अब उल्टा कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? ओपन जनरल लाइसेंस के साथ नेगेटिव लिस्ट दे दी। क्या दे दी? अब देखिए हुआ क्या। नेगेटिव लिस्ट क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट का मतलब जो नहीं हो सकते। मैंने 5-6 प्रोडक्ट बताए कि इनको लाइसेंस नहीं मिलेगा ओपन, बाकी सबको मिलेगा। उल्टा कर दिया। होता ना कि मैंने आपको बोला 100 काम अलाउड है, कितने काम अलाउड है? 150, 200। मैंने कहा एक काम करो, 5 अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है। इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। क्या बोलते हैं? जो अलाउड नहीं है वो बता दिया, बाकी सब क्या है? अलाउड। 6th में ऑटोमेटिक अप्रूवल, मतलब बाहर वालों को अलाउ कर दिया गया इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। सिर्फ 4 चीजों को बंद किया गया, रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी और बैटिंग, इनको मना कर दिया गया। और टैरिफ रेट कितना पहुंच गया हमारा? 355 था, बाद में उसको 10 लेकर आए। कितना लेकर आए? ऑटोमोबाइल पे आज, उस टाइम भी 100 था। हम इतना टैक्स ले, सोच रहे हो? मैं कहता हूं ना, लिकर और पहले भी लेते थे। मतलब आपने बनाई 10 लाख की गाड़ी, उससे हम 10 लाख नहीं होते, मान लेते 1 लाख बनाई, उस पर टैक्स है 3,55,000, तो गाड़ी बन गई 4,55,000 की। तो सरकार ने क्या किया? 10% पे लाया टैरिफ। किस पे लाए? गाड़ी को छोड़ के। गाड़ी भी आज भी कितना था? जब मैं आज बोल रहा हूं, मैं 1991 की बात कर रहा हूं। मतलब आप सोचिए, उस जमाने में 5 लाख की कोई गाड़ी लाता था तो 2.5 लाख बीच में किसका था? किसका? वो सरकार का। 100% उस समय गाड़ी पे टैक्स था, उस समय सोच के चलिए। और रुपया और डिवैल्यू हो गया हमारा 18%। कितना हो गया? 18%। हाँ जी, 30 तो पहले ही हो गया था 90 तक, 90 के बाद 18 फिर हुआ। बेटे अगर आपने वो चैप्टर पढ़े हैं मैक्रो के, जिन्होंने नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे। हमने बताया था कि डी वैल्यू सुनने में बुरा है, बट डी वैल्यू होना अच्छा है। बताए थे ना आपको, रुपी महंगा होगा तो दिक्कतें होंगी। जो नहीं पढ़ा वो चैप्टर में पढ़ोगे। रुपीज में डी वैल्यू होगा तो कोई बुराई इतनी नहीं है, री वैल्यू पे बुराई है। याद है आपको कौन से फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था? तो एक्चुअल में वही हुआ, कम करना पड़ा उस समय उनको कंट्रोल करने के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट होगी, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चों? पब्लिक, ये पीएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो रख दें हम। जिनको नींद नहीं, पानी पुनी पी लो, नींद खोल लो, ठीक है। अब नया नया, अब देखो सब आजकल वाला बताऊंगा, ये आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं 1991 में तुम पैदा तो हुए नहीं होगे। मैं हो गया था 2 साल, मेरे को समझ नहीं आई ना क्या किया मनमोहन जी ने, है ना। मैं पैदा हुआ तो मैं अपनी खुद की पॉलिसी ढूंढ रहा था 2 साल में कैसे बनानी है। मेरे को क्या पता होगा देश में क्या हुआ होगा, है ना। अब क्या हुआ? नीति आयोग है, क्या आ गया? इसका क्या लिखा है पढ़ना? ए बोल्ड स्टेप फॉर आपको पता है पेपर अभी तक जून में हुआ है। जून के पेपर में वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इस वाले में से थे, लेटेस्ट वाले रिफॉर्म में से ज्यादातर क्वेश्चन। पहले तो प्लानिंग कमीशन को हमने अबोलिश किया 2014 में, मोदी जी आए, इसको हटा दिया। 1 जनवरी 15 को हमने बनाया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नीति आयोग। क्या ऑब्जेक्टिव था? इनोवेटिव थिंकिंग को एकदम बढ़ाया जाए और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरल क्या होता है? फेडरल होता है जहां पर राज्य और भारत सरकार मिलकर काम करे। नीति आयोग की सारी मीटिंग में आपके मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाता है, या तो राज्य से मुख्यमंत्री खुद आता है या वहां से फाइनेंस मिनिस्टर आता है। जीएसटी की जितनी मीटिंग हुई वहां पर भी बुलाते हैं, नीति आयोग में भी बुलाते हैं। और नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है। क्या है ये? क्या होता है? थिंक टैंक, जहां से सारा दिमाग लगाया जाएगा, सोच बनाई जाएगी, एक डायरेक्शन दी जाएगी पॉलिसी के डायनेमिक्स बनाए जाएंगे। पॉलिसी डायनेमिक्स मतलब पॉलिसी को कैसे बदला जाए, नई पॉलिसी कैसे लाई जाए। तो आज की देश में, हमारे देश में जो भी नीतियां, जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो कहां से आती है? नीति आयोग से। देखो इसको दिमाग देखो, नीति का मतलब इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। हिंदी में मतलब क्या? नीति। नीति मतलब पॉलिसी। और इंग्लिश में क्या है? इंस्टीट्यूशन जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया। आजकल ऐसे बिजनेस में नहीं होता, गवर्नमेंट भी ना ऐसे कैची कैची नाम रखती है ना, राइट। चलिए अब नीति आयोग के इनिशिएटिव क्या थे? पहले आया लाइफ माइनर, एक होता है यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी, की पॉलिसी बनाओ, खत्म करो, चीजें खत्म करो। उन्होंने कहा लाइफ मतलब अब हम चीजों को चलाएंगे।
अब हम उसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेकर चलेंगे। इसके लिए बनाया गया एनडीएपी। ये इंपोर्ट देखो, अब सारे एमसीक्यू के मुद्दे आ रहे हैं इंपोर्टेंट वाले। नेशनल डेटा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, एनडीएपी बनाया गया। इंडियन गवर्नमेंट को एक्सेस मिलेगी डेटा की, सारी जगह का डेटा, कितने लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन का डेटा हो गया, बिजनेस का डेटा हो गया, इन्वेस्टमेंट का डेटा हो गया। शून्य कैंपेन, क्या एयर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी का जमाना आ गया। किसका जमाना आ गया? सरकार ने कहा अब हम ईवी लाएंगे। क्या लाएंगे? ईवी। ई अमृत, ई अमृत पे इस बार भी क्वेश्चन आया था। ई अमृत है इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी आपको? एक आईपीआई है, इंडिया पॉलिसी इनसाइट। मिथेनॉल इकोनॉमी, इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल था, ग्रीन हाउस गैस एमिशन थी या कोल रिजर्व थे, उन सबको मिथेनॉल एक तरह का केमिकल है, उसमें कन्वर्ट किया जाए, वो लेस पोल्यूशन एमिट करता है। उस तरीके से चेंज कर दिया हमने पॉलिसी को। और इंडिया की गोल्ड मार्केट को ट्रांसफॉर्म किया गया, सेक्टर को पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। हमने कहा क्यों हमारे देश में बाहर से सोना आए, हमारा सोना बाहर जाना चाहिए। इंडिया इज वेल रिसोर्सेज बहुत है हमारे यहाँ पे, गोल्ड भी बहुत है हमारे यहाँ पे, वो तो स्मगलिंग करके बाहर से लेके आते हैं हम लोग, हम मतलब जो लाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो गोल्ड का भी क्या करें हम? एक्सपोर्ट। देखिए नीति आयोग ने पहले दिन बैठ के क्या किया? डेटा कलेक्ट किया, तो गोल्ड की बात कर ली, पॉल्यूशन की बात कर दी, ऑयल की बात कर दी, ईवी की बात कर दी, सारा कुछ उठा लिया एक ही बारी में। मिथेनॉल, जैसे इथेनॉल होता है वैसे मिथेनॉल होता है, केमिकल होते हैं ये, फ्यूल है, फ्यूल। जैसे गडकरी जी एक गाड़ी चलाते हैं हाइड्रोजन वाली, ये फ्यूल के ऑल्टरनेट है पेट्रोल डीजल के मुकाबले, जो धुआं कम फैलाएंगे, ये उस तरह के प्रोडक्ट है। जितना हम बाहर से ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करते थे ना, उसको भी कम कर रहे हैं हम। इंडिया में क्या होता है देखो, ऑयल लेके क्या करते हो आप लोग? पेट्रोल डीजल बनाते हो। जब आप इंडिया में मिथेनॉल प्रोडक्शन कर लोगे तो आपको बाहर से तेल कम खरीदना पड़ेगा। मीथेनॉल था, इथेनॉल भी आता है, इवन जो शुगर की फैक्ट्रीज होती है ना, वहां पे भी प्रोड्यूस हो जाता है। सरकार बढ़ावा दे रही है, कल को गाड़ियां चलेंगी उससे, हो जाता है। गडकरी जी के पास एक गाड़ी भी है जो हाइड्रोजन पे चलती है, टोयोटा से बनवाई है उन्होंने। एक और भी है, एक उसकी भी है कंपनी, कौन सी है एक और यार, तो और क्वेश्चन क्रिएट कर लेती है। गडकरी जी को नहीं जानती तू? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे। चलिए, बट क्या हुआ, हर सिस्टम में कुछ कमियां होती हैं, तो नीति आयोग की भी क्या थी? कुछ कमियां। लिमिटेड रोल था, नेशनल प्लान तक नहीं पहुंच पाया, खर्चे नहीं कंट्रोल कर पाया, और इसको बजट से बाहर रखा गया। बजट आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। कौन बनाती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑटोनॉमी नहीं थी, बैलेंस ऑफ पावर नहीं था, मतलब अब देखो, आपने राज्य भी बुला लिए, भारत सरकार भी बुला ली, बट वो डिसीजन लेने की पावर समझ नहीं आ रही किसके पास पूरी थी। और प्लानिंग कमीशन टर्मिनेट करने से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है स्ट्रॉन्ग हो गई, वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने लग गई, बट उससे नीति आयोग को तो फायदा नहीं हुआ ना। आपने क्या किया? आपने प्लानिंग कमीशन बंद की, आधी पावर उसकी दे दी मिनिस्ट्री को, तो आपको तो आधी पावर मिली, बाकी वाली। एंड द लास्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ पावर इसके पास कम थी, बिकॉज इट कैन नॉट काउंटरवेट एज ए वॉइस ऑफ डेवलपमेंट कंसर्न विद इनइक्विटी। मतलब कि ना, आज देखिए, अब बिहार के मतलब एग्जांपल, बिहार कह दे कि मुझे स्पेशल पैकेज चाहिए, उसके लिए मोदी जी के पास जाएगा या फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा, और वो बजट में अप्रूव होगा, तो आप तो फिर भी नहीं कर पाओगे। मतलब आपका पर्पस तो सोल्व हुआ नहीं ना, आपके पास पावर है भी और नहीं भी है। आप राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाते हो, राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाते हो, वो कहता है कि डिसबैलेंस है, इतना पैसा दे दो, वो पैसा आप दे नहीं सकते, वो कौन देगा? भारत सरकार देगी बजट में। किसमें देगी? आपने बजट का चैप्टर पढ़ा ना, वो वहां पर देगी, उसके लिए भी वो काट भी सकती है आपका बजट, बट नीति आयोग वो नहीं कर सकता। तो नीति आयोग ऑलमोस्ट बेनिफिट है, दो चार कमी है। दो चार क्या है? 100% कोई सिस्टम अच्छा नहीं होता। तो नीति आयोग आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अब तो तीसरी बार भी बन गए। तो अब करंट स्टेट क्या है, ये डेटा याद करना है। करंट स्टेट में अब 3 बातें रहेगी मेरे पास इस चैप्टर में, तीनों सेक्टर की बात करेंगे। कितने सेक्टर की? इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? कौन कौन से? अब स्टेट बात है, प्राइमरी। आज भी एग्रीकल्चर इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स है अर्निंग का। हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क के, पल्सिस के, जूट के, स्पाइसेस के। लार्जेस्ट एरिया हमारा वीट, राइस और कोट। देखो ये सारे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको?
राइस, कॉटन, वीट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम एरिया कवर करते हैं। हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फ्रूट के, वेजिटेबल के, टी के, फार्म फिश के, कॉटन के, शुगर केन के, वीट के, राइट के, कॉटन के और शुगर दोबारा लिख दिया मैंने। वर्ल्ड के 6 लार्जेस्ट फूड एंड ग्रोसरी मार्केट है हम, वर्ल्ड के 6 लार्जेस्ट। और कैटल हर्ड, बुफेलोस, भैंसे पाली जाती है ना यहाँ पे, लार्जेस्ट। 47% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंड है और ये जीडीपी का 18.80 देती है, 80% देती है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 315.7 मिलियन टन थी 21-22 में, लास्ट डेटा है। 20-21 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में 9.3 होगी, एग्रीकल्चर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गई। अच्छा, एग्रीकल्चर हैड ए ग्रोथ ऑफ 3.5% इन 2022-23। रबी बोलते हैं, रबी की फसल होती है, उसकी बात की जा रही है। हमने एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट भी कर लिया, ऑल टाइम हाईएस्ट, कितना 3,74,611 करोड़, और जो 6 महीने में 25% बढ़ गया। ये लेटेस्ट डाटा है। अब देखिए, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम बाहर भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म याद रखना, एपेडा बोलते हैं इसको, APEDA। इसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक्सपोर्ट प्रमोशन की। ये कह रहा है एक्सपोर्ट करो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। अब इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया से बाहर भी जाना, मैंने हमेशा इस क्लास में इकोनॉमिक्स में कई बार कहता हूं कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, ये ना ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, स्टॉक रख लेते हैं, सामान बहुत है हमारे देश में, इतने लाखों करोड़ों का तो हम बाहर ही बेच रहे हैं। क्या क्या किया गया इसके लिए? लो जी, एग्रीकल्चर में भी 100% FDI आ गई ई कॉमर्स के थ्रू। वॉलमार्ट, यहां पे वॉलमार्ट आया था ना, वो भी आया यहां पे। इनकम सपोर्ट देगी, PM किसान योजना सुनी आपने? मोदी जी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री कोष से हर महीने कुछ पैसे जाते हैं। MSP पहले से 1.5 टाइम बढ़ा दिया गया, वो आज भी मुद्दा है हमारे देश में। खैर, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोन दिए गए एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसेशनल, सस्ते रेट पे। नेशनल मिशन एडिबल ऑयल, देखिए एडिबल ऑयल्स को बढ़ाया जाए देश में। तेल जो सब्जी के लिए, फ्रूट सब्जी के लिए कह रहा हूं, हाँ सब्जी बनाने के लिए तेल लगता है, फ्रूट निकल गया मुंह से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी सुना होगा आपने, नहीं सुनोगे तो FM पे रोज ऐड आती है। प्रधानमंत्री ने आपकी फसल का बीमा योजना चला रखी है, आपने वो कराया तो फसल खराब होगी तो सरकार आपको मुआवजा देगी। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? क्या क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स और मधुमनी, यस, ये सारे कवर होते हैं। एग्री मतलब लैंड, मेन प्रोडक्शन छोड़ के फसलों वाली, बाकी सब किसमें आता है? हॉर्टिकल्चर में। सोइल हेल्थ कार्ड दिए गए, आपकी जमीन के हेल्थ कार्ड की कोई दिक्कत होगी तो ठीक करवा के, मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखा आपने कुछ सालों में ऑर्गेनिक फार्मिंग और बढ़िया हो गई है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाए गए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट दिए जाते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है बेटर इनकम के लिए। पर ड्रॉप मोर कैप, PDMC, वाटर यूज की एफिशिएंसी, कि पानी वेस्ट ना जाए, पहले ही पानी कम है हमारे देश में, और कम ना हो जाए। माइक्रो इरिगेशन फंड, छोटे छोटे फंड बनाए गए हैं सिंचाई का पैसा लगाने के लिए। एग्रीकल्चर मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए इनिशिएट लिए गए, ये इंपॉर्टेंट है। E-नाम, ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, जहां पे ना मंडी, आप देखिए यहाँ पे मंडीज होती हैं जहां पे अपना गेहूं जाकर बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। आप कहां बेच सकते हैं? ऑनलाइन। किसान रेल चलाई गई है, किसानों का सामान आता है, बीज वगैरह, खाद्य वगैरह, उसके लिए अलग से रेल चलती है, वो पैसेंजर को कैरी नहीं करती, सिर्फ सामान को कैरी करती है, इंडिया के अलग अलग कोनों में पहुंचाती है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप लगाओ। अब ना कभी ना देखोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे स्टोरीज आती हैं, 20 लाख की नौकरी छोड़कर इस आदमी ने किया खेती का काम शुरू, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके करोड़ों रुपए कमाए। वो ये है, ई स्टार्टअप है। वो क्या है? वो कह रहे कि ठीक है यार, हम ना देश हमें मोटिवेट कर रहा है, जमीन है हमारे पास, आइडिया हमारे पास है, अब खेती करेंगे। क्या करेंगे? और ये अब देखो, क्लेम तो सारे करते हैं ऑर्गेनिक, सारे कहते हैं हमारे में पेस्टिसाइड नहीं है, मिलावट नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, बट अब भगवान जाने, कहते तो सारे की सब बढ़िया। वो ना मैं एक दिन शार्क टैंक दिख रहा था, वो ना कोई प्रोडक्ट बेचना है जैसे चिप्स वगैरह, कह रहे हैं ये केमिकल फ्री है, ये ग्लूटेन फ्री है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो वो पूछ रहा है, कह रहा भाई आर्टिफिशियल इसके अंदर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, फिर ये खराब नहीं हो जाएगा? भाई हर बंदा कहता है सब कुछ ओके है, सब नेचुरल है, नेचुरल चीज कितने दिन चलेगी? तो वही थोड़ा डाउट रहता है हमारे को। अगर हर चीज प्योर नेचुरल है, घर में प्योर नेचुरल सब्जी कितने दिन चलती है? फ्रिज में रखो तो एक दिन भी नहीं जाएगी पूरा, गर्मी में तो। घर पे कोई चीज खराब हो जाती है,
इनकी क्यों नहीं खराब होती? और ये कहते हैं हमने कुछ मिलाया नहीं। तो सारे डाउटफुल चीजें है, बट चलिए कह रहे हैं ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आपके एप्पल पे कलर चढ़ा हुआ है, वैक्स लगा हुआ है, हमने तो नहीं कहा। हमने कहा आपके घी को इंजेक्शन लगा हुआ है, हमने तो नहीं बोला, है ना? एक्चुअल में आती है। हमने क्या बोला? आपने इंडिया का सेब उठा के उस पर स्टिकर लगा के इंपोर्टेड बोल दिया, हमने तो नहीं बोला ऐसा। बट मार्केट में है ऐसा, है ऐसा। हमने, आपको पता है ऑरेंज के ऊपर भी कलर चढ़ाया जाता है, वो केमिकल का उसमें डुबो देते हैं, बिल्कुल एकदम चमकता हुआ ग्रीन कलर हो जाता है। ऐसे और क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर हो जाता है। अब ग्रीन से याद आया, अंगूर पे भी चढ़ता है कलर। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, वो ना एक ना बाल्टी में अंगूर डाल रहे थे, अंगूर को निकालो एकदम चमकते हुए ग्रीन कलर के, या ब्लैक वाले, दो तरह के अंगूर होते हैं, ब्लैक और ग्रीन। तो नीचे ने एक आदमी ने कमेंट कर रखा था, भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे से पूछ लो। भाई मैं अंगूर पे आ गया हूं। देखो पता है क्या हुआ, एक ना वीडियो चल रही थी, एक ना खेत में ना बड़ा सा वो लगा रखा था टब सा कलरफुल, एक ब्लैक और एक ग्रीन। तो आदमी ने उसमें ग्रीन डाल रहा है, ब्लैक डाल रहा है, बिल्कुल चमकता हो जैसे आपके घर में आता है ना एकदम सुंदर से अंगूर। भैया ये तो ज्यादा महंगे वाले हैं। तो नीचे ने एक बंदा वेला कमेंट कर रहा था, कह रहे भाई कलर ही चढ़ाने हैं तो 3-4 और चढ़ा दो, रंग बिरंगे तो आ जाएंगे, लाल पीला हरा नीला सारे निकाल दो ना। तो आपके घर में जो फ्रूट आता है, बट वो क्या है, ऑर्गेनिक। हम नहीं बोलेंगे कुछ, वो क्या है, ऑर्गेनिक। हमने कुछ नहीं बोलना है, चैप्टर में लिखा है। हाँ पेपर में ना लिखा ना ये अंगूर नकली है, फिर तो बाद में बोलना पड़ेगा अंगूर खट्टे हैं। बस यही बात सुननी थी। चलिए चलिए चैप्टर फिनिश करने वाले हैं सेकेंडरी। बच्चों देखिए, इंडियन इकोनॉमी है, मुझे पता है थोड़ा हैवी रहता है। सेकेंडरी सेक्टर बताइए कौन सा होता है? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, राइट। ये हमारी जीवीए का 30% है और 12.1 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, डिफेंस, टेक्सटाइल, सब मतलब इन शॉर्ट एग्रीकल्चर को छोड़कर, सर्विस को छोड़कर सब इसमें आता है। सब किसमें आता है? इसमें। इनफॉर्मली ये 50% से ऊपर है। देखो एक होता है फॉर्मल सेक्टर, प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट, एक होती है अनरजिस्टर्ड फर्में, वो 50% है। और टोटल प्रोडक्शन का 78% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कवर करता है। जनवरी 21 2023 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स पीएमआई इंडिया का था 55.4 और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40वें नंबर पे थे। 2015 में 81 पे थे, 2022 में किसमें आ गए? 40 में। अब खाली 40 ना देखेंगे, अभी 39 लोग आ गए हैं, हम 85 से 40 पर आए हैं, तो हमने ग्रोथ किया है। हाँ जी बेटे, कौन सा बेटे? समझा नहीं मैं। टूरिज्म, टूरिज्म काइंड ऑफ टूरिज्म में अब मान लो टूरिज्म में गाड़ियां भी तो कवर हो गई, एरोप्लेन भी तो कवर हो गए ना। वो रिटेल में भी सर्विस होती है ऐसे तो। सर्विस मतलब टूरिज्म का कुछ पोर्शन सर्विस है ना। अब यहां पे टूरिज्म वाले टैक्सी देते हैं आपको, टैक्सी तो गुड्स में आ गई ना, तो वो इंडस्ट्री बनाएगी तो मिक्स चलेगा। टूरिज्म वहां भी लेके जाऊंगा, वहां भी लेके जाऊंगा मैं, देखिएगा। एक डिपार्टमेंट बनाया गया प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, DPIIT, ये पॉलिसी बनाता है। अब ये कुछ सिंपल सी बातें पढ़ लीजिए। 1 जुलाई 2017 को क्या आया? GST। कॉर्पोरेट टैक्स को हमने क्या कर दिया? 22%। इस क्लास में मैंने पूरे बैच में इतनी बार बताया कि इसका कितना हो गया? 22। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इंडिया में बनाओ। इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे आपको पता ना आईफोन इंडिया में आ गया, सैमसंग इंडिया में आ गया। ईज ऑफ डूइंग लाएंगे, हमने क्या किया? फालतू के छोटे मोटे जो और भी रिस्ट्रिक्शन थी हटा दी गई। इंडिया वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63rd पोजीशन पे आता है। किस पे आता है? 63rd पे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लगाया गया, इन्वेस्टर को एक ही जगह पे सब कुछ करना है, इन्वेस्टर को अलग अलग जगह धक्के नहीं खाने। ऑनलाइन विंडो है, वहां पे अपनी कंप्लेंट डालो, कुछ ग्रीवेंस है वो डालो। पीएम गति शक्ति, ये क्वेश्चन आया था इस बारी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, डाटा बेस्ड डिसीजन लेने के, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ाने के लिए। एक ही जगह से आप सारा सामान ऑर्डर कीजिए, आपका ट्रांसपोर्ट का सामान सब कुछ वहीं से आएगा। इसके लिए नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी बनाएगी, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जितना ज्यादा आप बनाओगे आपको सरकार इंसेंटिव देगी। सरकार की 150 से ज्यादा स्कीम्स है हमारे देश में आज भी, जो हमें पता ही नहीं है। आपको पता है नया प्लांट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, पुराने प्लांट पे भी सब्सिडी देती है, नई प्रोडक्शन पे सब्सिडी देती है, टैक्स माफ कर देती है, वो सारी स्कीम्स है सरकार की। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। ये कुछ नाम थे जो आपको याद रखने हैं। फेम इंडिया, सुने कभी फेम इंडिया?
फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये ईवी वाला है, ईवी बनाने के लिए। उद्यमी भारत एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, पीएम मित्र बोलते हैं इसको, इंडस्ट्री के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, हमने कहा आओ बाहर से पैसा लगाओ। 100% एफडीआई कर दी, ऊपर पड़ा था ऑटोमेटिक रूट, यहां पर दोबारा आ गया। कोल में, कोल माइनिंग में, इंश्योरेंस में भी आ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया कि बाहर के लोग आए हमारे देश में, ये 2017 का, इसको हटा दिया इनफैक्ट हमने। अब हमने बनाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड, FIFP। इससे हमारी 39% एफडीआई बढ़ गई है, बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे यहां पे। एक्सपोर्ट पे टैक्स हमने रेमिट कर दिया, माफ कर दिया, इसके लिए स्कीम है MEIS स्कीम थी, उसको हटा दिया। स्टार्टअप इंडिया कर दिया मोदी जी ने, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर दिया है, मेक इन इंडिया पे मैंने बताया था सरकार आपसे सामान खरीदती है, इसके लिए सरकार का एक पोर्टल भी है, जैम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी गवर्नमेंट स्कीम दी थी सरकार ने, कोविड में भी दी गई थी एक स्कीम। जिन लोगों के पास लोन थे ना, ऑलरेडी लोन है, सरकार ने उनको बिना किसी एडिशनल प्रॉपर्टी के उस पर 20% एक्स्ट्रा लोन दिया था। इमरजेंसी लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कि जब भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए देश में तो आपको लोन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ऐसा कहते हैं इंडिया आजकल ना 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, फेसबुक भी क्लाउड है। क्लाउड मतलब आपके कंप्यूटर में डेटा नहीं है, क्लाउड पर है। ये सारी मनीष कह रहा हूं, मशीन लर्निंग। मनीष है हमारी क्लास में, कोई नहीं है, हमें कोई नाराज हो जाए हैं। मनीष मल्होत्रा हमारी क्लास में पढ़ता है। चलो पहले, चलो इसको किसी को तो जानती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ये सारी चीजें आ गई, इसको पढ़ लीजिएगा। अब थर्ड सेक्टर आपका क्या, टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विस को बढ़ाया गया। इसके लिए क्या क्या काम किया गया देखिए, होलसेल, रिटेल, ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ, देखो रिपेयर आ गई ना यहाँ पे, दोनों देखा मिक्स चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन यहां भी आ गई, स्टोरेज आ गई, फूड सर्विस आ गई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, ये सारा कुछ आ गया। इसमें कुछ खास एमसीक्यू के लिए नहीं है, लास्ट में है। सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया का आज की डेट में, और 53.89 टोटल इंडिया के जीवीए कवर करता है। और इसका जीवीए कितना है, 96.54 लाख करोड़। फिगर याद रखना कितना, ये 2021 का डेटा है गवर्नमेंट के पास। 23-24 में चले जाए तो कहां पहुंच गया होगा ये कब का डेटा है, 2021 का। और 2021 में बीच में पैंडेमिक भी है, अभी कोरोना भी है अभी, नहीं तो कितना होता सोच के चलिए। सर्विस सेक्टर फास्टर ग्रोइंग है और इंडिया का हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी है, स्टार्टअप बड़े हैं। और इंडिया ना टॉप WTO याद है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम मेंबर है, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 10 मेंबर में आते हैं सर्विस को लेकर। इतनी सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर्स यहां से बाहर सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग हमारे से। OBPO कितने हमारे देश में, कितने यूएस की कंपनीज को, यूके की कंपनीज को हम यहां से सर्विस दे रहे हैं। सबसे ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है यहां पे, मान के चलिए आप। और इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट है $27 27 बिलियन। चलिए ये कह रहे हैं, देखिए एक्सपोर्ट बाकी सभी सेक्टर के इफेक्ट हुए थे कोविड-19 में, बट इंडिया का सर्विस सेक्टर इंपैक्ट नहीं हुआ था, सर्विस चलता रहा था। और लार्जेस्ट रिपीट रिसिपिएंट है एफडीआई का। इंडिया में जितनी एफडीआई टोटल आती है ना बाहर का पैसा, उसका मोर देन 60% सर्विस सेक्टर में आता है। किसमें आता है, सर्विस सेक्टर में। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एफडीआई का 7th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है। और हमारे यहां पर 21-22 में हाईएस्ट एवर एफडीआई आई थी 84.8 बिलियन डॉलर, जिसमें 7.1 बिलियन किसका था, सर्विस का। और टेलीकॉम में हमने 100% फॉरेन पार्टिसिपेशन अलाउ कर रखी है, बाहर की कंपनी आ सकती है। और इंश्योरेंस में भी हमने 49 से 74 तक एफडीआई अलाउ कर दी गई है। इसके लिए भी सरकार का नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, जहां पर आप बाहर का बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है एफडीआई रूट से इंडिया में आ सकता है। तो अब तीनों सेक्टर में सबसे फास्ट ग्रो कौन कर रहा है। तो अब लास्ट कंक्लूजन, अच्छा मैंने बोला ऐसे बच्चे बैठे थे, मैंने कहा कंक्लूजन करें। नहीं बेटे मानसी खाली तू नहीं थी, 3-4 बच्चे थे, फिर मेरे बारे में बात है, 3-4 के बारे में बात हो रही है। देखिए कंक्लूजन निकालिए। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, वर्ल्ड बैंक ने नवंबर 22 में, देखो वर्ल्ड बैंक ना हर कंट्री को ऑब्जर्व करता है, तो वर्ल्ड बैंक ने IDU निकाला कब, नवंबर 22 में। इसने कहा कि ना इंडिया का थोड़ा सा इंडिया को चैलेंज बियर करना पड़ रहा है
अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि एक तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ग्लोबल सप्लाई में डिस्टर्बेंस आ रही है, नहीं ढंग से हो रही, फाइनेंशियल कंडीशन आज भी टाइट है, और हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है थोड़ी बहुत, ये थोड़ी बहुत कम, मतलब हर देश की अपनी समस्याएं होती है, कईयों की 20-20 समस्याएं, हमारी सिर्फ 4-5 है। डिस्पाइट ऑल दिस हमारे देश की रियल जीडीपी 6.3% बढ़ती है जुलाई से सितंबर 22-23 में, क्योंकि प्राइवेट कंजप्शन बढ़ रही है, और इंडिया की इकोनॉमी इस रिपोर्ट के हिसाब से मोर इंसुलेटेड फ्रॉम ग्लोबल स्पिलओवर्स देन द इमर्जिंग मार्केट। हम बाहर के मुकाबले कह रहे हैं कि ना बाहर से हमें इंसुलेट हो रहा है चीजें, ग्लोबल मार्केट में हम इवॉल्व कर रहे हैं, और अदर इमर्जिंग इकोनॉमी से देखें तो इंडिया इज मच मोर, हम बाहर की एडवर्सिटी जितनी भी नेगेटिव पॉइंट हैं, एडवर्स चीजें, हम उनको कोप अप कर पा रहे हैं। तो चैप्टर के हमने बीच में इतनी सारी अच्छी बातें, बुरी बातें, बहुत बुरी बातें बता बता के लास्ट में बोल दिया वी आर गुड, वी आर, तो दिस इज इंडियन इकोनॉमी। इसको पढ़ लीजिए, आपकी श्रद्धा और इंस्टीट्यूट की श्रद्धा है कि 5 से 6 से 10 तक जितने नंबर आ जाए, क्वेश्चन सारे इसी में से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब ये आपकी किस्मत है कि 5 आएगा और 10 आएगा, और आपको आता कितना है। आपको करना क्या है बेटे, आवाज ना आए, बात चल रही है, भाई साहब बोले, चलिए चैप्टर आपने पढ़ना है, इसको याद ही करना है प्रैक्टिकली, ये पढ़वाने के लिए था कि आपको पता चले क्या क्या है। इसमें कुछ ऐसा कोई रूल नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया जाए या लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ाई जाए। इसमें या तो गवर्नमेंट की स्कीम है, प्लानिंग के नाम है, इनिशिएटिव है, या डेटा है, उसके अलावा और कुछ। इसको 2-3 पार्ट में बांटा गया है, एक बार प्री इंडिपेंडेंस देख लिया, एक बार पोस्ट इंडिपेंडेंस 1991 तक देख लिया, फिर 1991 वाला अलग देख लिया, और उसके बाद 2014 से नीति आयोग से देख लिया। तो 4 पार्ट में इस चैप्टर को बनाया गया है। चैप्टर को एक बार करते हैं यहां पर समाप्त, अच्छे से इसको पढ़िएगा और अच्छे से ही पढ़िएगा। जय श्री राम, जय माता दी।